हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9 10th के लिए साइंस एंड 11 12th और जेईई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से इस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को अभी तक पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्कूल्स में साउथ दिल्ली के वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट किए हैं और जो मैं अभी भी बच्चों के लिए कंडक्ट करता हूं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर काउंसलिंग एंड बोर्ड क्लासेस के लिए क्रैक द बोर्ड सेशन। ये सारे लेक्चर्स मैं आपके लिए भी ज़रूर अपलोड करूँगा पर सही समय आने पर। फिलहाल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना, और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेक्चर के साथ, जो क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके पहले के लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। और आज का जो हमारा कंटिन्यूएशन लेक्चर है वो ग्रुप 16 के एलिमेंट का कंपाउंड है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। आप सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाते हैं? आप सल्फर को सिंपली एयर में क्या कर दीजिए, हीट, या इसको क्या कर दीजिए रोस्ट, आपको क्या दे देगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड दे देगा। इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सल्फर पे दो लोन पेयर आते हैं, एक तरफ डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, एक तरफ डेटिव बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहाँ पे तीन लोन पेयर आते हैं। तो ऐसे तो सल्फर के दो स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड हो सकता है और सल्फर का यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो सकता है। तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ओजोन से मिलता जुलता है, इसीलिए इसके पास दो क्या हो जाते हैं, सल्फर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑक्सीजन। तो रेजोनेंस की मदद से सल्फर के दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, बोथ bond lengths are same due to partial double bond character by resonance, right? नेक्स्ट लैब प्रिपरेशन है। आप कोई भी सल्फाइड और ले लीजिए या सल्फाइड कंपाउंड ले लीजिए, वो एसिडिक मीडियम में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के अंदर आप आयरन सल्फाइड ले लीजिए, वो भी रोस्ट होके एयर में या ऑक्सीडाइज करके क्या दे देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा। तो ये कुछ प्रेपरेशंस है सल्फर डाइऑक्साइड की। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। ये एक कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है। काफी सारी पंजेंट स्मेलिंग गैस इस ग्रुप को बिलोंग करती हैं, इनफैक्ट इस पी ब्लॉक को बिलोंग करती हैं। ये हाईली सॉल्युबल है पानी के अंदर और रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई करती है अगर प्रेशर कितना हो, 2 atm का, मतलब प्रेशर आपको डबल करना पड़ेगा और ये लिक्विफाई कर जाती है और ये बॉईल करती है 263 केल्विन पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड नेचर में एसिडिक गैस है, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व होके सल्फ्यूरस एसिड देती है। तो आप देख सकते हैं SO2 पानी के साथ क्या दे रही है, सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड डिसोसिएट करके H पॉजिटिव आयंस देता है, साथ में SO3 2- आयन सल्फाइड आयंस देता है।
इसके एसिडिक नेचर को आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर NaOH है जो एक बेस है और SO2 गैस एसिड एक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बनाती है। ये सॉल्ट क्या होता है? सोडियम सल्फाइड। और अगर आप सोडियम सल्फाइड से एक्सेस में SO2 गैस पास करेंगे तो वो सोडियम बाइसल्फाइड बना देता है। तो यहाँ पर हमारे पास SO2 गैस एक्सेस में आ गई तो उसने क्या बना दिया? सोडियम बाइसल्फाइड, राइट। ऐसे ही अगर हम लाइम वाटर से SO2 गैस को पास करते हैं तो वो उसको मिल्की बना देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फाइड। तो ये सिमिलर एक्शन हो गया जैसे CO2 का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? लाइम वाटर, और यहाँ पर ये आ गई मिल्कीनेस, किसकी वजह से? इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फाइड। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? कैल्शियम सल्फाइड। एंड अगर आप एक्सेस में SO2 गैस पास कर देंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सेस में तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई। डिसअपियर्स क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम बाइसल्फाइड बन रहा है यहां पर, ये वाला, वो पानी में क्या होता है? सॉल्युबल। तो ये सेम एक्शन हो गया जैसे CO2 का होता है। तो टू गैसेस जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती हैं वो है CO2 एंड SO2 गैस। सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर रिड्यूसिंग होता है, मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन भी करा सकता है या हाइड्रोजन सप्लाई करवा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि ये नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करती है। कैसे? आप देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड को हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो उसने सल्फ्यूरिक एसिड साथ में क्या दिया? नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस से आप वेजिटेबल कलर मैटर को नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेशन से क्या कर सकते हैं? कलरलेस कर सकते हैं। तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखिए, वेजिटेबल कलर्ड मैटर है, हमने रिडक्शन प्रोसेस से, आई रिपीट, रिडक्शन प्रोसेस से कलर्ड मैटर को क्या कर दिया? कलरलेस कर दिया। ये जो ब्लीचिंग एक्शन अभी हमने किया है ये टेम्परेरी होता है, क्योंकि ये रिडक्शन पे बेस्ड है। क्योंकि वही सब्सटेंस को जब आप ओपन एयर में लेकर आओगे तो वो फिर दोबारा ऑक्सीडाइज करके क्या ले आएगा? कलर ले आएगा। सर कैसे? जरा ये एक्टिविटी देखिए। तो हम ये कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन है, ब्लीचिंग वो क्या है? टेम्परेरी है, क्योंकि वो रिडक्शन पे बेस्ड है। अब आप ये देखिए, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर। हमने क्या लिया? एक टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर एक कलर्ड फ्लावर लिया। उस कलर्ड फ्लावर के पेटल्स को हमने क्या कर दिया? टेस्ट ट्यूब में डाला। हमने रबर कॉक लगाया, उसके अंदर से एक ट्यूब फनल इन्वर्ट करी और इसके अंदर से अब हमने SO2 गैस पास करना शुरू किया। तो ये जो SO2 गैस हम पास करेंगे ये कलर्ड सब्सटेंस को क्या बना देगी? कलरलेस बना देगी ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन। तो जो कलर्ड मैटर है वो रिडक्शन प्रोसेस की वजह से क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पे जो कलर है अब वो कलरलेस हो गया। तो ये देखिए कलरलेस हो गया। तो दिस रिडक्शन प्रोसेस पे बेस्ड हमारा ब्लीचिंग एक्शन था।
लेकिन अगर आप इस कॉर्क को और फनल को हटा देंगे तो वो एयर में आ गया और ऑक्सीडाइज करके दोबारा कलर्ड मैटर वापस आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी है। आई होप आपको समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। तो कॉर्क को हमने जैसे ही रिमूव किया तो फ्लावर गेट्स रीऑक्सीडाइज्ड बाय एयर और वो अपना ओरिजिनल कलर जो है वो क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। देन हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन कराता है, जैसे यहां पे हमारे पास फेरिक है और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर पे +4 है, तो ये दूसरों को गेन कराकर क्या बना देगा, फेरस, और खुद इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज। तो आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लॉस। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और फेरिक क्या बन गया, फेरस। इसका मतलब है ये हो गया इलेक्ट्रॉन का गेन, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन, या ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो ये वाली है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए काम आती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, और KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, और इसका कलर क्या है, डार्क पिंक। ये KMnO4 जो है वो डार्क पिंक से क्या बन जाता है, कलरलेस, और आप देख सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। सॉरी। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, गेन। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन, और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो किस में बदल गया, सल्फेट में बदल गया, जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है, +6। इसने इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया, लॉस। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एंड ये सब्सटेंस क्या एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कलर चेंज की वजह से रिएक्शन सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। यूजेस की बात करें, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम शुगर, ब्लीचिंग सिल्क एंड वूल, एज एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों की फॉर्म में काम आती है। तो क्वेश्चन आ गया इन टेक्स्ट का 20th एनसीईआरटी का, व्हाट हैपेंस जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम पास करते हैं थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक सॉल्ट्स। तो फेरिक सॉल्ट्स को सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस करके किस में बदल देती है, फेरस सॉल्ट्स के अंदर, और खुद ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना देती है। रिएक्शन ऊपर हमने दे रखी है आपको, ये देखिए। तो फेरिक सॉल्ट्स जो हैं वो किस में बदल जाते हैं, फेरस सॉल्ट्स के अंदर, और सल्फर डाइऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज करके सल्फेट में बदल जाती है। तो सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, फेरिक ने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, गेन किए। तो नेक्स्ट देखते हैं इन टेक्स्ट का 21st क्वेश्चन, कहते हैं कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2s bond O formed in SO2 आर द 2 SO bonds in this molecule equal। यस, हमने इसके बारे में बात करी थी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, है ना। तो 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है हमारे पास लोन पेयर, और सल्फर जो है वो एक के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, ये देखिए, ठीक है। और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसे ड्रॉ होता है। तो ये दोनों रेजोनेंस की वजह से क्या शो करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो ड्यू टू रेजोनेंस द 2 पाई बॉन्ड्स आर इक्वल, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो ओजोन की तरह क्या होता है, बेंट शेप होता है। तो इट हैज 2
partial double bond character between sulfur and O due to resonance. Then how is sulfur dioxide detected? अभी हमने पढ़ा डार्क पिंक कलर KMnO4 से आप क्या कर सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं, तो डार्क पिंक कलर जो है वो क्या बन जाता है, कलरलेस. सो दिस रिएक्शन सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड. इसके अलावा ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स में से भी यहाँ पे +6 स्टेट है, यहाँ पे इसका क्या आ गया +3, तो क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, गेन. तो ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑरेंज कलर जो है वो क्या बन गया, ग्रीन. तो ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, लूज, एंड हेंस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये दो रिएक्शंस जो हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए काम आती है. डार्क पिंक कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस टू कलरलेस, और ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंजेस टू ग्रीन कलर. एक्सरसाइज का 22nd क्वेश्चन एनसीईआरटी का, हाउ डज सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज एन एयर पोल्यूटेंट. तो हम जानते हैं कि ये स्ट्रांगली इरिटेटिंग होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में फंस जाती है, तो थ्रोट इन्फेक्शंस कॉज करती है, आईज में चली जाएगी तो आईज में इचिंग होती है, इरिटेशन होती है. इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत कम हो 0.03 पार्ट्स पर मिलियन, तो ये प्लांट्स को डैमेज कर सकती है, और अगर ज़्यादा लंबे समय तक ये डिपॉजिट रहे तो ये क्लोरोफिल के काम को स्लो डाउन कर देती है या ख़त्म कर देती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरोलिसिस, जिस वजह से प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते. सल्फर डाइऑक्साइड अगर रेन वाटर के एज ए पॉल्यूटेंट रहेगी तो बारिश के टाइम पे वो रेन वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड रेन प्रोड्यूस करती है, जो मेटल्स जैसे आयरन एंड स्टील को करोड कर सकते हैं, फैब्रिक्स को फेड कर सकते हैं, लेदर, पेपर एटसेट्रा, और कलर्स, पेंट के कलर्स को भी खराब कर सकते हैं, करोड कर सकते हैं. तो ये सारे सल्फर डाइऑक्साइड के क्या हैं, कॉजेज, जो पोल्यूशन में उसको हमारे लिए हार्मफुल है. देन हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड सल्फर की. जैसे मैंने पहले भी बताया कि सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में एक डबल बॉन्ड सल्फर का O के साथ होना चाहिए, और सल्फर का एक बॉन्ड OH के साथ मिनिमम होना चाहिए. उन्हीं को हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं. सल्फर बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है, जैसे आप देख सकते हैं सल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, सल्फ्यूरस एंड थायोसल्फ्यूरिक एसिड. देन सल्फ्यूरिक एसिड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, देन थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, देन पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड डायोथायोनिक एसिड. तो ये हमारे पास कुछ एसिड्स हैं जो क्या होते हैं, सल्फर बनाता है. इसमें थायोसल्फ्यूरिक एसिड 2 बार आ गया है. तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. वो आपको 3-4 एसिड्स ऑक्सो एसिड सल्फर के दे देंगे और पूछ लेंगे कि बताओ कि इनमें से किसके केस के अंदर लोन पेयर है. अब वो सल्फर के भी एसिड्स हो सकते हैं, हैलोजेंस के भी हो सकते हैं, फॉस्फोरस या नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है इट इज ओनली सल्फ्यूरस एसिड जिसके अंदर सल्फर के पास क्या होता है, एक लोन पेयर. बाकी आप देख ही सकते हैं कि सल्फर का डबल बॉन्ड O के साथ जरूर है, कम से कम एक, और सल्फर का एक बॉन्ड OH के साथ जरूर है. देन ये आ गया सल्फ्यूरिक एसिड. देन ये आ गया पेरोक्सो मोनो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पे ये OOH ही है, कहीं आप इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि शायद O एक्स्ट्रा आ गया कुछ है.
देन पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड में दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं आपस में जो ऐसे बना लेते हैं। देन डायोथायोनिक एसिड जो ये हो गया। तो अगर तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है कहीं पर भी तो दो लोन पेयर आएंगे, और अगर ऐसे है तो भी दो लोन पेयर आएंगे। तो हर जगह ऑक्सीजन के इन स्ट्रक्चर्स में दो लोन पेयर्स आते हैं। आगे बात करते हैं, जो हमारे कोर्स का पार्ट है वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये कैसे बनता है? बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किस प्रेशर पर? 2 बार प्रेशर एंड टेम्परेचर कितना? 720 केल्विन, जिसमें 3 स्टेज में रिएक्शंस होती हैं। या तो आप सल्फर ले लीजिए या फिर सल्फाइड ओर ले लीजिए, जिनको आप एयर में बर्न कीजिए, मतलब रोस्ट कीजिए, तो वो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस जरूर देंगे। इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम ज्यादा ऑक्सीजन में हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, तो वो क्या बनाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ इस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को जब हम कॉन्क H2SO4 में एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या बनाता है? येलोइश कलर का कंपाउंड ओलियम H2S2O7। और जब हम धीरे धीरे ओलियम को पानी में ऐड करते हैं, आई रिपीट, ओलियम को हम धीरे धीरे पानी में ऐड करते हैं, हमारे पास डिजायर्ड स्ट्रेंथ का, कॉन्सेंट्रेशन का क्या आ जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। तो SO3 प्लस H2SO4 हमको क्या दे रहा है? ओलियम। और इस ओलियम को हम धीरे धीरे पानी में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड आ। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं सल्फ्यूरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला, ये एक कलरलेस होता है, लेकिन कमर्शियल एसिड जो है वो येलो कलर का होता है इम्प्योरिटीज की वजह से। इसकी डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है 611 केल्विन। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और ये 283 केल्विन पर क्या हो जाता है? फ्रीज करने लग जाता है। जब आप इसको डाइल्यूट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो इसका डाइल्यूशन जो है वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए हमको एसिड को धीरे धीरे पानी में ऐड करना होता है। अगर आप उल्टा कर देंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे एसिड जो है वो स्प्लैश आउट कर जाता है, जो खतरनाक है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, क्लास 10th के अंदर। अगर ये स्किन के ऊपर स्प्लैश कर जाएगा तो ये बर्न्स कॉज कर सकता है, जो खतरनाक है। इसीलिए इसके यूज के दौरान आपको लैब कोट और आई गॉगल्स और ग्लव्स पहनने चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसका नेचर एसिडिक है, क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है और बड़े अच्छे मात्रा में H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। आप देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड अपना फर्स्ट H पॉजिटिव दे रहा है तो Ka1 की वैल्यू इज मोर देन 10। इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। लेकिन जब ये दूसरा H पॉजिटिव देता है तो Ka2 की वैल्यू जो है वो पहले से कम हो जाती है, 10⁻⁻²। वेरी नाइस क्वेश्चन सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि दूसरे H पॉजिटिव रिलीज के बाद कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू ला शैटलियर्स प्रिंसिपल, आफ्टर Ka2 कॉमन ion effect is caused, due to which concentration of H positive ions or one of
the product increases, hence reaction moves backwards, hence reaction moves backwards। इस वजह से Ka2 की वैल्यू कम होती है Ka1 से, क्योंकि दूसरे Ka में प्रोडक्ट साइड पर एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ला-शैटलियर्स प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन बैकवर्ड भागेगी। तो इस वजह से Ka2 की वैल्यू जो है वो पहले से क्या होती है, कम होती है। तो इसका यहाँ पे हमने रीजन भी लिखा हुआ है। तो Ka2 की वैल्यू कम इसलिए है Ka1 से, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव करती है अकॉर्डिंग टू ला-शैटलियर्स प्रिंसिपल। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेटिंग मतलब पानी रिमूव करना हो किसी चीज से तो उसके लिए भी हम कॉन्क H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जैसे ड्राइंग ऑफ गैसेस के लिए। अब यूजुअली होता क्या है कि जब आप किसी गैस को ऑब्टेन करते हो, जरा एक छोटा सा डायग्राम देखिएगा, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक बीहाइव शेल्फ होता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस बीहाइव शेल्फ के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को प्लेस करते हैं या बॉइलिंग ट्यूब को प्लेस करते हैं। इस बीकर में पानी होता है, बीकर में इधर भी पानी होता है। डिलीवरी ट्यूब आती है जिसमें से गैस जो होती है वो पास करती हुई यहाँ से बबल्स की फॉर्म के अंदर आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। लेकिन ये जो गैस यहाँ पे कलेक्ट होती है वो ड्राई नहीं होती, बल्कि क्या होती है, मॉइस्ट गैस होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी गैस पानी से पास होती हुई आएगी तो वो गीली होगी, वो सूखी नहीं होगी। जैसे हम भी अगर स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं तो हम सूखे बाहर नहीं आते, क्योंकि वाटर इज अ स्टिकी लिक्विड। तो उस चक्कर में होता क्या है, यूजुअली गैसेस आर ऑब्टेन्ड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो वाटर से पास करते हुए अगर कोई भी गैस कलेक्ट होगी, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस या HCl गैस, तो ये जो गैसेस होती हैं ये क्या होती हैं, मॉइस्ट होती हैं, क्योंकि इनके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए होते हैं। लेकिन अगर आपको इनको ड्राई करना है, आप इनको कॉन्क H2SO4 से पास कर देंगे, ये रिएक्ट नहीं करेंगी पर पानी रिमूव हो जाता है। ऐसे ही हम चारिंग कैरी करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम वुड या शुगर के टुकड़ों के ऊपर कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो उसमें से सारा पानी हट जाएगा और अकेला कार्बन रह जाएगा ब्लैक मास की फॉर्म के अंदर। तो वो जो कार्बन होता है ब्लैक मास की फॉर्म के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चारिंग। आप देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे शुगर है, हमने क्या किया, उसमें से कॉन्क H2SO4 डाला, उसने सारा का सारा ये पानी हटा दिया, H2O किस फॉर्म के अंदर, 11 मॉलिक्यूल्स में। तो बचा क्या, कार्बन ब्लैक। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चारिंग। आप घर में भी कर सकते हैं, आप चीनी के कुछ टुकड़े ले लीजिए, उसके ऊपर 2-4 ड्रॉप्स कॉन्क H2SO4 के डालेंगे तो आप देखेंगे चीनी जो है वो, शुगर जो है वो ब्लैक पड़ जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड में कितना होता है, +6। अब सल्फर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज नहीं कर सकता, इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। तो इस गेन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। इसलिए दूसरों से ये इलेक्ट्रॉन क्या कराएगा, लूज, इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप देख लीजिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया +4, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज, और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर ने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, गेन। ऐसे ही सल्फर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज, और सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन। अब आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लॉस, है ना।
ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन, राइट। तो रिएक्शन सॉल्ट्स के साथ सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन जो है वो सोडियम को हटा रहा है, तो सोडियम सल्फेट साथ में कार्बोनिक एसिड या वाटर NCO2 बन गया। वही सेम सोडियम हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन सोडियम की जगह आ जाएगा, तो सोडियम सल्फेट साथ में H2S गैस। अगेन सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन जो है वो सोडियम की जगह आ जाएगा, तो सोडियम सल्फेट अलॉन्ग विद वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर आप इसको सल्फ्यूरस एसिड भी लिख सकते हैं, H2SO3। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो हाइड्रोजन कैल्शियम की जगह आ गया, तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस। पोटेशियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, उसको डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन पोटेशियम की जगह आ गया, तो पोटेशियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड। क्या यूजेस होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, ये लैब के अंदर यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म के अंदर काम आता है, लेड स्टोरेज बैटरीज जो हमारे इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं उसमें, एक्यूमुलेटर्स और रिफाइनिंग में भी मेटल्स की काम आता है, HCl HNO3 सल्फेट्स ईथर्स डाइज पेंट्स, इन सबको बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम सल्फेट्स या अमोनियम सुपर फॉस्फेट्स, लाइम्स के सुपर फॉस्फेट्स, उनको बनाने में काम आता है। लैब में एज ए रिएजेंट काम आता है, मिक्सचर एनालिसिस के अंदर और गैसेस को ड्राई करने के काम आता है। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 23 है, वो कहते हैं मेंशन 3 एरियाज जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, बैटरी में एज एन इलेक्ट्रोलाइट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स पिगमेंट्स और डाइज के अंदर। कहते हैं क्या कंडीशंस हैं टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, ये इन टेक्स्ट का 24th क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपको याद हो टेम्परेचर कितना होना चाहिए 720 केल्विन, प्रेशर कितना होना चाहिए 2 बार, और वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड क्या होना चाहिए हमारा कैटलिस्ट। तो द की स्टेप जो सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है वो आता है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना, जिसके लिए हम वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड को भी क्या लेते हैं एज अ कैटलिस्ट। हालांकि रिएक्शन हाईली क्या होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो अकॉर्डिंग टू द ला-शाटिलियस प्रिंसिपल, अगर आपको H2SO4 ज़्यादा बनाना है तो टेम्परेचर कम रखें 720, हाई प्रेशर 2 बार और V2O5 एज ए कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। इंटेक्स का 25th क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड का Ka2 कम क्यों होता है Ka1 से, क्योंकि हमने देखा था कि सल्फ्यूरिक एसिड जब पहला H पॉजिटिव देता है तो Ka1 की वैल्यू इज मोर देन 10 और दूसरा देता है तो Ka2 की वैल्यू इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2। वो इसलिए होता है कि दूसरे Ka के बाद प्रोडक्ट साइड पर वन ऑफ दी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन कहां मूव करती है, बैकवर्ड, अकॉर्डिंग टू ला-शाटिलियस प्रिंसिपल। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 एनसीईआरटी का। कहते हैं व्हाट हैपेंस जब कॉन्क H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड। अगर आप H2SO4 को एक्वस कैल्शियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट एक्वस साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। एंड SO3 को आप पानी में पास करेंगे, अगर SO3 गैस को आप पानी से पास करेंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट होके क्या बना देगी, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी। तो ये हमारे पास रिएक्शंस आ गई।
तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया। अगर अच्छा लगा, पसंद आया, क्योंकि मैंने सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करी है, तो लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो आप ही की क्लास के क्लासमेट्स हैं, ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट को और थोड़ा कॉन्क्रीट और स्ट्रॉन्ग बना सकें। क्योंकि मुझे पता है कि लैंग्वेज आराम से होगी, आसान होगी, सिंपल होगी, तभी आप लोग इसको अच्छे से समझ सकेंगे। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता एजुकेशन के अंदर। तो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक, चैप्टर, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो थंबनेल पे मेरा नंबर आता है, आप मुझे कॉल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको, आपकी हेल्प, आपको सपोर्ट करूँगा। मुझे कोई लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं उसके लिए ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपको और भी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अलग अलग क्लासेस के लिए मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। मैं सारी क्लासेस के लिए लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेंगे। तो हम बहुत जल्दी ज़रूर मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।